जय हिंद। जन्म जन्मांतर तक जन्म लेते रहेंगे और हर बार वतन पर कुर्बान होते रहेंगे। ये ख्वाहिश है वीर सपूतों की, भारत की मिट्टी का कर्ज चुकाते रहेंगे। ऐसे वीर सपूत साहसी देशभक्तों की वीर गाथाओं से इस देश का इतिहास रचा हुआ है। उन सभी को मेरा शत शत नमन। आज के इस एपिसोड में साहसी वीर देशभक्त मदन लाल ढींगरा के बलिदान पर आधारित व्याख्यान आप सुनेंगे। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं मातृवेदी संस्था के सचिव व आकाशवाणी पूर्व उद्घोषक श्याम सरीन। मातृवेदी संस्था द्वारा ये 282वां व्याख्यान है। अपने देशभक्त वीरों वीरांगनाओं की अमर गाथाओं को सुनने, सुनाने और जानने का हम सभी को हक है और उनसे प्रेरणा लेकर अपने राष्ट्र हित के लिए अपना योगदान देना हमारा कर्तव्य है। उन वीरों वीरांगनाओं को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसे मातृवेदी संस्था द्वारा बखूबी पूरा किया जा रहा है। तो लीजिए प्रस्तुत है ये व्याख्यान मदन लाल ढींगरा पर आधारित श्याम सरीन द्वारा प्रस्तुत है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में पराभव के बाद जब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंदी के दौरान से गुजर रहे थे, तब उनकी दयनीय दशा को देखकर एक अंग्रेज परस्त शायर ने कहा था, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उस अंग्रेज परस्त शायर को इसी अंदाज में मुंह तोड़ उत्तर देते हुए बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर की इन पंक्तियों को कालांतर में दो भारतीय नौजवानों ने चरितार्थ करके दिखाया, इन्हें सत्य प्रमाणित किया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने जब लंदन की धरती पर लेफ्टिनेंट कर्नल करजन वायली को गोली से उड़ाया, और दूसरे थे ऊधम सिंह, जिन्होंने 12 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली से उड़ाकर जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लिया था। ये दोनों ऐसे भारतीय नौजवान थे जिन्होंने शत्रु की धरती पर ऐसे साहसिक कृत्य को अंजाम दिया और बदले में दोनों ने फांसी का पुरस्कार पाया। सचमुच भारत माता सदैव वीर प्रसूता रही हैं। उनके वीर पुत्रों ने कभी अपनी जननी के दूध को लजाया नहीं। लंबे, गोरे, आकर्षक और बलिष्ठ 25 वर्षीय मदन लाल ढींगरा अमृतसर के एक क्षत्रिय और राजभक्त परिवार डॉक्टर साहिब दित्तामल के 5 पुत्रों में चौथे पुत्र थे। ये संभ्रांत और सफल चिकित्सक अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। उनका करजन वायली से परिचय और सीधा पत्र व्यवहार भी था। मदन लाल की शुरू से ही अपने पिता से नहीं बनी। उनके कॉलेज की पढ़ाई छुड़वाकर जबरदस्ती उनका विवाह किया गया। विरोध स्वरूप वे अगले ही दिन भाग खड़े हुए। पहले एक जहाज पर नौकरी की, फिर 1906 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन आ गए। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए मदन लाल के इन्हीं गिने शौक थे। बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनना, इत्र फुले लगाना, दावतों में जाकर खाना पीना, सुंदर युवतियों से मेल जोल बढ़ाना, देर रात तक क्लबों में डांस करना। पर इस रंगीन मिजाज तबीयत में एक जानिसार शहीद की आत्मा छिपी है। इसे अंततः युवा सावरकर ने पहचाना। सावरकर जी के संपर्क में आते ही मदन का कायाकल्प हो गया। अब वे नियमित रूप से इंडिया हाउस की देशभक्तिपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने लगे। अंग्रेजों के राजभक्त इनके पिता चिंतित हुए।
कर्जन वाइली को पत्र भेजकर मदन पर निगाह रखने का आग्रह किया, तब कर्जन वाइली ने एक छिछोरी गोरी कुमारी एमा जोसेफिन, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की सदस्य भी थी, उसे मदन पर डोरे डालने के लिए कहा। युवा सावरकर को गुरु मानने वाले मदन भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए मदन रति का खेल चलता रहा। लेकिन मदन से मिस जोसेफिन को इंडिया हाउस के कोई रहस्य नहीं मिल सके। से लगातार इंडिया हाउस के भारतीय छात्रों के लिए परेशानियां खड़ी करता रहा, उनकी जासूसी करवाता रहा, तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित करता रहा। तब युवा सावरकर और उनके साथियों ने कर्जन वाइली को खत्म करने का निर्णय लिया और यह दायित्व सौंपा गया मदन लाल को। इससे पहले उनकी एक परीक्षा भी ली गई। सावरकर जी के संकेत पर राजन ने मदन लाल की हथेली में सुआ भोंक दिया, जो हथेली के आर पार हो गया। फिर भी मदन सीटी बजाते रहे, मुस्कुराते रहे। 2-3 बार मदन लाल अपने प्रयास में निष्फल रहे। तब सावरकर जी ने कहा, लगता है इस काम का बीड़ा मुझे ही उठाना पड़ेगा। तब मदन लाल ने स्वयं आगे बढ़कर उनसे कहा, आप तो एक क्रांतिकारी के अतिरिक्त महान कवि, लेखक, विचारक, वक्ता भी हैं और मैं भारत मां का एक साधारण सा पुत्र। यदि मुझे कुछ हो भी गया तो आप मेरे सरीखे सैकड़ों मदन लाल तैयार कर लेंगे, पर यदि आपको कुछ हो गया तो हम सब मिलकर भी एक सावरकर नहीं बना पाएंगे। वाइली कांड से एक दिन पहले मदन लाल ने अपने गुरु सावरकर जी से मिलकर उनसे पूछा, क्या मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है? तो सावरकर जी ने गंभीर होकर इतना ही कहा, किसी भी कार्य का संकल्प करना स्वयं इस बात का द्योतक है कि निश्चय ही वह घड़ी आ पहुंची है। फिर एकाएक चेतावनी के स्वर में कहा, यदि इस बार भी अपना काम न कर पाओ तो फिर कभी मुझे मुंह न दिखाना। गुरुवार 1 जुलाई 1909 का दिन आ ही गया, जब लंदन के बीचों बीच स्थित इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में दादा भाई नौरोजी के नेशनल इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। इसमें 300 लोग आमंत्रित किए गए थे। सावरकर जी इस दिन लंदन से बाहर चले गए, लेकिन इस कार्यक्रम में अपने विश्वस्त ज्ञान चंद्र वर्मा और कोरे गांवकर को उपस्थित रहने का निर्देश दे गए। इंस्टीट्यूट के निकट सेवा होटल की सीढ़ियां उतर रहे थे। रात्रि भोज की समाप्ति पर कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल सर कर्जन वाइली, पत्नी भी उनके साथ थी। कुछ भूल गई थी, इसीलिए पति को छोड़कर कुछ क्षणों के लिए वापस ऊपर चली गईं। इसी बीच रात्रि 11 बजे मदन लाल डबल ब्रेस्ट का स्लेटी काला सूट पहने, काला चश्मा लगाए, पगड़ी पहने सेवा होटल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तभी कर्जन वाइली को उन्होंने अभिवादन किया। तब फिर यह सोचकर कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, मदन लाल ने पिस्तौल निकालकर एक के बाद एक 5 गोलियां चला दी। 5वीं गोली वाइली की दाईं आंख में लगी, फिर सिर में जा घुसी। कर्जन वाइली लहूलुहान होकर धराशायी हो गया। तभी उसके साथ चल रहा 46 वर्षीय पारसी डॉक्टर कैप्टन कावस ललकाका मदन लाल पर झपटा। आत्मरक्षा में मदन लाल ने इस अंग्रेज भक्त पर 6वीं गोली दाग दी और वह भी वहीं ढेर हो गया। इसके बाद मदन लाल को लोगों ने दबोच लिया, कुर्सी पर बैठा दिया था। चारों ओर से भगदड़ मच चुकी थी, हाय तौबा हो रही थी। परीक्षण करने वाला डॉक्टर ये सोचकर आश्चर्यचकित था कि ऐसे कांड के बाद भी मदन लाल की नाड़ी की गति सामान्य थी। कर्जन वाइली के शव पर लुढ़क कर जब उसकी पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी, तब मदन लाल की आंखें भी यह दृश्य देखकर नम हो गईं। शुक्रवार 2 जुलाई को इंग्लैंड, यूरोप और विश्व के सारे समाचार पत्र इस सनसनीखेज समाचार से पटे पड़े थे। 10 जुलाई को वेस्टमिंस्टर पुलिस न्यायालय में हॉरेस स्मिथ के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। मदन के परिवार वालों ने अंधाधुंध पैसा खर्च करके उसे पागल दिखाकर छुड़वाने की कोशिश की,
लेकिन दिन से ही अपने बयान से ये सिद्ध कर दिया कि वह न केवल मानसिक रूप से संतुलित है बल्कि सजग और प्रखर भी है। उनका मानना था कि उनके कृत्य को जुनून या उन्माद तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पागल तो कतई नहीं। मदनलाल ने एक सच्चे सिपाही की भांति ये बयान दिया, जिस तरह जर्मन लोगों को इंग्लैंड पर कब्जा करने का अधिकार नहीं, उसी प्रकार अंग्रेजों को भी भारत पर अपना शासन बनाए रखने का अधिकार नहीं। मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता, क्योंकि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया कोई भी प्रयास अपराध नहीं होता। मैं चाहता हूं कि न्यायालय मुझे मृत्यु दंड दे, इससे क्रांति की भावना और भी दृढ़ होगी। 12 जुलाई के टेलीग्राफ में प्रकाशित इस वक्तव्य को अद्भुत और एक तरह से न्यायोचित कहा गया। इस लेख में ब्रिटिश पुलिस के उस रवैये को भी आड़े हाथों लिया गया जिसमें उसने मदन लाल की टाई और जूते के फीते उतरवा लिए थे। उधर ओल्ड बेले न्यायालय में लॉर्ड एलवर्स्टन के समक्ष चली मुकदमे की कार्रवाई का विवरण प्रतिदिन लंदन के समाचार पत्रों में छपता रहा। 20 जुलाई को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। 22 जुलाई को सावरकर जी ने ब्रिक्सटन जेल में जाकर के मदन लाल ढींगरा से भेंट की और कहा कि मैंने कहा था ना कि यदि असफल रहे तो मुझे मुंह ना दिखाना। तुम सफल हुए, अतः मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। मुझे तुम पर गर्व है। अपने गुरु के मुख से प्रशंसा के शब्द सुनकर मदन लाल आह्लादित हो उठे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, मगर उनका गला रुंध गया। उनकी आंखें छल आई। उन्होंने श्रद्धा से अपने क्रांति गुरु के चरण स्पर्श किए। अगले ही दिन 23 जुलाई को पूर्व निश्चित फैसला सुना दिया गया। मदन ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा। हां, केवल वे अपनी जेब में रखे उस वक्तव्य को न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते थे जो पुलिस ने उनकी जेब से निकाल लिया था। यद्यपि पुलिस किसी ऐसे वक्तव्य की बरामदगी से साफ इनकार कर रही थी। मृत्युदंड के फैसले को मदन लाल ने बड़ी गंभीरता से सुना और सहज मुस्कान से कहा, श्रीमान, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मुझे गर्व है कि मेरा ये तुच्छ जीवन अपने महान देश के लिए समर्पित हो रहा है। लंदन में रह रहे मदन के दोनों भाइयों ने उनसे मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन मदन ने उन्हें देशद्रोही और चापलूस कहकर मिलने से इनकार कर दिया। हाँ, सावरकर जी जब अगली और अंतिम बार मदन से मिलने गए तो उन्होंने अपनी 2 अंतिम इच्छाएं व्यक्त की। एक तो ये कि उनके लिए एक दर्पण भिजवा दिया जाए ताकि फांसी के तख्ते पर जाते समय वे ये देख सकें कि उनके चेहरे पर भय की कोई शिकन तो नहीं। मदन लाल की इस अंतिम इच्छा से उर्दू का यह प्रसिद्ध शेर याद आता है, पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। दूसरी अंतिम इच्छा मदन लाल ने यह व्यक्त की कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से हो, कोई अहिंदू उनके शरीर को हाथ भी न लगाए। रहा उनकी निजी वस्तुओं का प्रश्न, सो उन्हें बेचकर देश हित के किसी कार्य में लगा दिया जाए। ज्यों ज्यों मदन लाल की फांसी की तिथि 17 अगस्त निकट आती गई, त्यों त्यों सावरकर जी की उद्विग्नता बढ़ती चली गई कि किस प्रकार मदन की जेब में रखे उस वक्तव्य को, जिसे लेकर पुलिस साफ मुकर गई थी, जनता के समक्ष लाए जाए। आखिर दिन रात की दौड़ धूप के बाद सावरकर जी को उस वक्तव्य की एक प्रति मिल ही गई। ये बहुमूल्य खोज हुई 15 अगस्त को। बस फिर क्या था, बिना एक भी पल गंवाए सावरकर जी सीधे अपने मित्र डेविड गार्नेट के पास गए। डेविड ने उसी समय डेली न्यूज के कार्यालय जाकर अपने मित्र उप संपादक रॉबर्ट लिंड की सहायता से अगले दिन के समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में उसे छपवा दिया। फांसी के एक दिन पहले ऐसे वक्तव्य का प्रकाशित हो जाना सचमुच मदन लाल और सावरकर जी के लिए बड़ी गर्व की बात थी। इससे ब्रिटिश पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई। भरे चौराहे पर उसके झूठ का भांडाफोड़ हो गया। अंगारों की भांति दहकते शब्दों से रचित मदन लाल का यह ऐतिहासिक अभिलेख वास्तव में सावरकर जी की लेखनी से ही स्फुरित हुआ था।
मूल अंग्रेजी वक्तव्य के हिंदी रूपांतर का कुछ अंश इस प्रकार है। मैं मानता हूं कि मैंने एक अंग्रेज का रक्त बहाने का प्रयास किया, किंतु इसका उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारतवर्ष के देशभक्त युवकों को फांसी, काले पानी और लंबी सजाएं देने का क्रम जारी रखा है, उसके प्रति मैं सांकेतिक विरोध प्रकट कर सकूं। ऐसा करते समय मैंने अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति से नहीं पूछा, ना उसकी राय ली। मैंने जो कुछ किया कर्तव्य के नाते ही किया। मेरे देश का जो अनादर, अपमान अंग्रेज कर रहे हैं, वह प्रत्यक्ष परमात्मा का ही अपमान है। मेरी मान्यता है कि देश का कार्य प्रभु राम का और कृष्ण का ही कार्य है। देश सेवा श्री राम और श्री कृष्ण की ही आराधना है। मेरे पास न धन है न योग्यता ही है, अतः सिवाय अपने रक्त के ये अयोग्य पुत्र भारत माता के पावन चरणों में और क्या अर्पित कर सकता है। उसी भावना से मैं सहर्ष बलिदान हो रहा हूं। देशवासियों को किस तरह स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए बलिदान देना चाहिए, यह संस्कार देश बंधुओं को देने के लिए आत्मोत्सर्ग आवश्यक है, और वही मैं कर रहा हूं। हिंदू होने के नाते मेरा दृढ़ विश्वास है कि आत्मा कभी नहीं मरती, अतः शरीर त्यागने से पूर्व यदि प्रत्येक भारतीय 2 अंग्रेजों को समाप्त करता चले तो देश की स्वतंत्रता एक दिन में ही प्राप्त की जा सकती है। जब तक भारत स्वतंत्र ना हो जाए तब तक देशवासियों के लिए श्री कृष्ण का यही संदेश है। मेरी अंतिम कामना है कि भारत के स्वतंत्र होने तक मैं उस ध्येय के लिए बार बार जन्म लूं और मृत्यु का वर्ण करूं। वंदे मातरम। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस वक्तव्य के अंतिम अंश को स्वयं विंस्टन चर्चिल ने देशभक्ति के नाम एक अभिव्यक्त सर्वोत्तम उद्गार कहा था। 17 अगस्त 1909 की प्रातः 9 बजे कालेडोनियन मार्ग पर स्थित पेंटोविल कारागार में भारत मां का निर्भीक सपूत मदन लाल ढींगरा हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। पर वाह रे फिरंगी शासन, एक समय आधे विश्व पर राज्य करने वाली और ये दंभ भरने वाली कि उसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, न्याय, स्वतंत्रता और मानवता की डींग हाँकने वाली अंग्रेज सरकार से इतना भी न बन पड़ा कि एक शहीद की साधारण सी अंतिम इच्छा का सम्मान कर पाती। उनका हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें जेल के अहाते में ही गाड़ दिया गया। हाँ, मदन के भारतीय मित्रों, विशेषकर ज्ञानचंद वर्मा ने अंतिम क्रिया का दायित्व निभाकर अपना सिर मुंडवाया। मदन लाल ढींगरा की शहादत के 66 वर्ष बाद हमारी सरकार उनके पवित्र अवशेषों के अस्थि कलश को सजाकर भारत लाई और 13 दिसंबर 1976 को एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में उनके जन्म स्थान अमृतसर ले जाया गया, जहां उनकी स्मृति में शहीद स्मारक बनाया गया है। हम समझते हैं यदि मदन लाल ढींगरा के बलिदान ने देशवासियों को अनुप्राणित किया तो फिर देशवासियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि होगा। इसके लिए ही जीने मरने का भाव उनके दिलों में पल्लवित पुष्पित होगा। तब निस्संदेह हमारे राष्ट्र को कोई भी पतन के गर्त में धकेल नहीं सकेगा। कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी बेईमान, कोई भी राष्ट्रद्रोही जनता के कहर से बच नहीं सकेगा। जय हिंद।